हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आज फिर से हाजिर हूं आप लोगों को डराने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। लास्ट एपिसोड नंबर 223 में मैंने जो म्यूजिक डाला था वो आप लोगों को पसंद नहीं आया था, इसलिए उसकी भी सारी स्टोरीज मैं आज की इन 6 स्टोरीज के बाद इस वीडियो में डाल रहा हूं। अब आप उन स्टोरीज को भी बिना म्यूजिक के सुन सकते हैं, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और डरिए प्रवीण के साथ। मेरा नाम देव है। मैं यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के टीकोपुर गांव का रहने वाला हूं। यह गांव बिजनौर से करीब 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं ये 2010 में मेरे और मेरे भाई के साथ घटी थी। तो हुआ ऐसा था कि एक बार दिवाली के टाइम पे मैं और मेरा भाई सुमित हम दोनों दिल्ली गए हुए थे दिवाली के लिए कैलेंडर खरीदने के लिए। वहां से कैलेंडर लाके हमें बिजनौर में बेचने थे। तो उस दिन दिल्ली पहुंच के हमने वहां से कैलेंडर खरीदे और फिर रात करीब 8 बजे हमने बस पकड़ी और बिजनौर के लिए निकल पड़े। बस ने हमें रात करीब 1 बजे बिजनौर उतार दिया। वहां से अब हमें खुद ही घर जाना था। रात का टाइम था और आसपास कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। हमारे पास सामान भी था। तभी हमको वहां एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। उससे बात की तो वो हमें गांव तक छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन उस रिक्शे वाले ने शराब पी रखी थी। उसके वहां और कोई सवारी भी नहीं थी, इसीलिए हमने उसी के साथ जाना बेहतर समझा। शहर से गांव का रास्ता पूरा जंगल का था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कहीं कोई लाइट भी नहीं लगी थी। रोड के साइड में बड़े बड़े गड्ढे बने थे। हम रिक्शे से जा ही रहे थे कि तभी हमें साइड के उन गड्ढों में से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात कौन उन गड्ढों के बीच खांस सकता था? मैं और मेरा भाई बहुत डर गए। फिर हम जैसे ही उस रोड के बिल्कुल साइड में पहुंचे तो हमने देखा कि एक औरत जिसने बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बड़े बड़े थे और नाखून भी बहुत लंबे थे, वो उन गड्ढों के सामने खड़ी थी। मैंने और मेरे भाई ने तो जिंदगी में पहली बार ऐसी किसी भूतनी या चुड़ैल को देखा था। हम दोनों बहुत डर गए। वो औरत अजीब सी आवाजें निकालते हुए हमारे रिक्शे के सामने आ रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक बाइक आ गई और उस बाइक की रोशनी में हमने उस औरत को बिल्कुल अच्छे से देखा। वो बहुत ही डरावनी थी और वो बाइक तो जैसे बिल्कुल उस औरत के आर पार ही निकल गई। वो औरत अचानक से वहां से गायब हो गई। हमें लगा शायद वो उस बाइक पे बैठ के चली गई है। हम बुरी तरह डरे हुए थे। हमने रिक्शे वाले से रिक्शा तेज चलाने को कहा, लेकिन वो नशे में धीरे धीरे चला रहा था। मैंने उससे कहा कि तू उतर, मैं चलाता हूं, लेकिन वो नहीं माना। किसी तरह हम वहां से सही सलामत अपने घर तक पहुंचे। घर पहुंच के मैंने उस रिक्शे वाले को भी कहा कि तू वापस मत जा, यहीं रुक जा, लेकिन वो नहीं माना और वापस चला गया। अगली सुबह हमें पता चला कि उसी जगह पर जहां हमें वो चुड़ैल दिखी थी, उस रिक्शे वाले को किसी ने खूब पटक पटक कर पिटाई की थी और उसका रिक्शा भी उठा के साइड वाले गड्ढे में फेंक दिया था। पता नहीं वो औरत कौन थी और वहां क्या कर रही थी, लेकिन उस रात शायद उसने हमें इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पास सभी तरह के भगवानों की फोटो वाले कैलेंडर थे। शायद इसलिए वो हम पे हमला नहीं कर सकी थी। मेरा नाम चंगेज आलम है। मैं कोलकाता के नरकेल डंगा में रहता हूं। मैं पहले भी आपको अपनी एक कहानी बता चुका हूं। ये कहानी जो मैं आज बता रहा हूं ये मेरे नाना जी के साथ हुआ था। ये आज से करीब 50 साल पहले की बात है। उन दिनों कोलकाता में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो एक रात मेरे नाना एक फिल्म देखकर घर वापस आ रहे थे।
देर बहुत हो चुकी थी, इसलिए नाना ने जल्दी पहुंचने के लिए गलियों में से ही एक शॉर्टकट ले लिया। अब वो जिस गली से जा रहे थे वहां कुछ दूर जाने के बाद उनको एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो औरत वहां लगे एक नल से पानी भर रही थी। उसको देखकर नाना जी को बहुत हैरानी हुई कि ये इतनी रात यहां अकेले पानी क्यों भर रही है। वो समझ गए कि ये पक्का कुछ और ही चीज है, तो नाना जल्दी से एक बीड़ी जला के पीने लगे और बिना उस औरत की तरफ देखे आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नाना जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत डर गए। नाना जी ने देखा कि वो औरत अब एक सांड के रूप में बदल चुकी थी और वो सांड धीरे धीरे उनके पीछे आ रहा था। नाना तेज तेज चलने लगे, लेकिन वो सांड बिल्कुल उनके साथ साथ ही चलता रहा। किसी तरह नाना गलियों से निकल के बाहर मेन रोड पर आए और रोड पार की। लेकिन नाना के रोड पार करते ही वो सांड वहीं रुक गया और फिर वो नाना से बोला, हिम्मत है तो मेरे पास आ। और इतना कह के वो फिर से एक औरत के रूप में बदल गया और वो औरत नाना को देख के मुस्कुराने लगी। नाना ये सब देखकर बहुत डर चुके थे। वो तभी वहां से भागे और सीधा अपने घर आ गए। मेरा नाम हर्ष है। मैं मुंबई की एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मेरे 2 छोटे भाई भी हैं और उसी बिल्डिंग में ही मेरा पूरा बचपन गुजरा था। लेकिन इस घटना के बाद हमें वो फ्लैट ही छोड़ देना पड़ा। तो हुआ ऐसा था कि इसी साल 28 फरवरी को हमारी बिल्डिंग में स्वामी नारायण की पूजा करवाई जा रही थी। वो पूजा बिल्डिंग में ऊपर छत पर हो रही थी और रात में पूजा के बाद सुबह भंडारे का भी प्रोग्राम था। तो उस दिन मैंने, मेरे भाइयों ने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम रात में बाहर घूमने जाएंगे। घर के सब बड़े लोग पूजा में गए हुए थे। तो रात करीब 2:50 पर मेरा एक दोस्त बोला कि चलो बाहर घूम के आते हैं। हम सब भी जाने को तैयार हो गए। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम 7-8 लोग थे और हमारी बिल्डिंग के बाहर एक लंबी सी रोड है जो आगे जाके एक दूसरे मोहल्ले से मिलती है। टहलते टहलते हम कुछ ही दूर गए थे कि मेरे एक दोस्त ने सामने पार्क में लगी एक बेंच की तरफ इशारा किया। हमने उस तरफ देखा तो देखा कि एक औरत काले कपड़े पहने उस बेंच के ऊपर बैठी थी। पीछे से हमें सिर्फ उसकी पीठ और उसके बाल ही नजर आ रहे थे। वो देखते ही हम लोग बहुत डर गए। इतनी देर रात ऐसे पार्क के बेंच पर कौन औरत बैठ सकती थी। मेरे दोस्त ने उसको आवाज भी लगाई कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो औरत अचानक से खड़ी हो गई। उसका चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था। हम सब बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन भागते ही हमें पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, मत जाओ यहां से। वो आवाज उसी औरत की थी और बहुत ही डरावनी थी। लेकिन हम नहीं रुके और भागते हुए सीधा अपनी बिल्डिंग के गेट के अंदर घुस गए। हम सब इतना डर गए थे कि मेरे कुछ दोस्त तो रोने भी लगे थे। हम जाके सीधा पूजा वाले मंडप में बैठ गए। कुछ देर बाद हम सब नॉर्मल हुए तो हम बिल्डिंग के सामने ही कुर्सियां डाल के उन पर गद्दे बिछा के लेट गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो जोर जोर से गेट के हिलने की आवाज आई और फिर पायल बजने की आवाज आने लगी। पहले तो वो आवाज धीमी थी, लेकिन फिर अचानक वो आवाज बहुत तेज हो गई और हमारे पास आने लगी। मेरा घर 3rd फ्लोर पर था। हम उसी वक्त भाग के सीधा मेरे घर पहुंच गए। मम्मी ने दरवाजा खोला तो हमने उनको सारी बात बताई। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। हमारा सारा सामान, मोबाइल फोन्स वगैरह भी हम नीचे ही छोड़ आए थे। फिर मम्मी ने हम सबको पानी पिलाया और फिर हमारे शांत होने के बाद मेरे मम्मी पापा
हमारे साथ नीचे गए और हम सब ने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरे दोस्त मेरे घर में ही रुके थे। सुबह होने के बाद वो सब अपने अपने घर चले गए। कईयों को तो डर के मारे तेज बुखार भी आ गया था। मेरे मम्मी पापा हमें भी एक मंदिर में लेकर गए और हमारी पूजा करवाई, और उसके कुछ ही दिनों बाद हमने वो घर भी खाली कर दिया। मेरा नाम अरीबा है। मैं पटना की रहने वाली हूं। मैं आपको अपने पापा के साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहती हूं। ये 2009 की बात है, जब मैं सिर्फ 8 महीने की थी। मेरे पापा रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और हर रात 8:30 बजे तक घर वापस आ जाते थे। हम अपने पुराने घर में ही रहते थे, जिसमें नीचे एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें मेरी दादी रहती थी, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में हम लोग रहते थे। तो एक दिन हर रोज की तरह पापा शाम 8:30 बजे के करीब घर वापस आए और आके सीधा अपने कमरे में चले गए। मम्मी ने पापा से चाय के लिए पूछा तो पापा ने सिर हिला के मना कर दिया। फिर मम्मी ने पापा से खाने के लिए पूछा तो पापा ने फिर से सिर हिला के मना कर दिया। तो मम्मी किचन में चली गई और वहां जाके काम करने लगी। फिर 10 बजे के करीब मम्मी वापस आई और पापा से फिर से खाने के लिए पूछा तो पापा ने हाँ कर दिया, लेकिन पापा कुछ बोल नहीं रहे थे। उसके बाद पापा ने चुपचाप खाना खाया और बिना कुछ बोले ही सोने के लिए लेट गए। बर्तन उठाते हुए मम्मी ने पापा से पूछा भी कि क्या हुआ, आप अभी से सो रहे हैं? तो पापा बोले, मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूं, सिर में भी दर्द हो रहा है। और इतना कह के पापा सो गए। फिर रात करीब 11 बजे जब मम्मी सोने के लिए आई तो पापा उठे और बोले कि आज तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मम्मी बोली, अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं, आप तो खाना खा के सोए थे। पापा बोले, नहीं तो मैं तो ऑफिस से आते ही सो गया था। और ऐसे ही बातें करते करते पापा मम्मी को घूरने लगे। उनकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी। पापा को ऐसे देख के मम्मी डर गईं और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। आयत पढ़ने के बाद मम्मी ने जैसे ही पापा के चेहरे पे फूंक मारी तो पापा ने मम्मी को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। मम्मी उसी वक्त डर के मारे कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जाके मम्मी को याद आया कि मैं, जो तब सिर्फ 8 महीने की थी, अभी भी कमरे के अंदर ही सो रही थी। तो मम्मी जल्दी से कमरे के अंदर आई और मुझे अपनी गोद में उठा के नीचे दादी के पास ले गई। मेरी दादी की नींद बहुत कच्ची होती थी। दादी जल्दी से उठी और ऊपर पापा वाले कमरे में आ गई। साथ ही बता दूं कि मेरी दादी को दुआ तावीज वगैरह भी बहुत अच्छे से आते थे। फिर दादी पापा के पास आई और पापा के ऊपर कुरानी आयत पढ़ के फूंकने लगी और पापा से पूछने लगी, पता तू कौन है? तो पापा मम्मी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसे भगाओ यहां से, ये मेरा है। तो दादी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओगी यहां से। ये शादी करके यहां आई है, ये इसकी बीवी है, तुम जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी। अभी के अभी जहां से तुम आई हो वहीं चली जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान गई हूं। मेरी दादी बार बार कुछ पढ़ते हुए पापा पर फूंक मार रही थी। फिर कुछ ही देर बाद पापा का गुस्सा शांत हो गया और वो सो गए। अगली सुबह जब दादी और मम्मी ने पापा से रात के बारे में पूछा तो पापा को कुछ भी याद नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। तब से लेकर आज तक पापा बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम जिशान है। मैं अहमदाबाद सिटी का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब करती हैं, इसलिए मैं मम्मी के साथ ही गोधरा सिटी में अपने पापा और बड़े भाई से दूर रहता था। तो हुआ ऐसा था कि मैंने गोधरा के ही एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। नया स्कूल था, इसलिए वहां मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन फिर हमारी क्लास के ही एक लड़के नावेद से
मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन ये बात नावेद के साथ रहने वाले एक दूसरे लड़के को पसंद नहीं थी। उसको इस बात से जलन होती थी कि नावेद की दोस्ती मुझसे इतनी अच्छी क्यों हो गई है। इसी बीच स्कूल में ही नावेद की एक लड़की से भी दोस्ती हो गई। नावेद उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने लगा था। लेकिन क्लास में वो ज्यादातर मेरे साथ ही हंसी मजाक करता था और हम दोनों बाहर घूमने भी जाया करते थे। ये बात उस लड़की को और नावेद के दोस्त को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब मैं और नावेद मिले तो हमें बहुत अजीब सा लगा। मतलब कि मुझे उससे मिलने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे हमारी दूरियां इतनी बढ़ गई कि क्लास में हमने अपनी बेंच भी अलग कर दी थी। हालांकि हम अब भी आपस में बात करते थे और मिलते थे, लेकिन अब मैं जब भी नावेद से मिलता तो मुझे उसके चेहरे में एक अजीब से डरावने चेहरे की झलक नजर आती, जिससे मुझे उससे मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम दोनों को ही एक दूसरे से मिलने पर बेचैनी और मनुष्यत का एहसास होने लगा था। क्लास में हम दोनों का एक और दोस्त हुआ करता था जिसका नाम साहिल था। साहिल एक पीरजादा फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका मतलब है कि उसके एंसेस्टर्स पीर हुआ करते थे और उनकी दुआ अभी भी उनकी नस्ल के ऊपर है। इसलिए आसपास अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो साहिल को पता चल जाता था। साहिल हमें बताता कि हमसे मिलने पर उसको हमारे आसपास बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील होती है। शराब, मांस और हड्डी के जलने की बदबू भी आती है और हमारे अंदर कुछ धुंधला सा साया भी दिखाई देता है। साहिल की बात सुन के मैं हैरानी में पड़ गया। नावेद ने बताया कि मुझसे मिलने पर उसको भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो साहिल ने एक दिन हमें अहमदाबाद के उस्मानपुर की दरगाह में घूमने जाने को कहा, लेकिन उसने हमें अकेले में ही इस बारे में बताया था। मुझे नहीं पता था कि नावेद भी दरगाह में आने वाला है, ना ही नावेद को मेरे बारे में पता था। तो उस दिन साहिल के साथ जब मैं उस दरगाह में पहुंचा तो नावेद पहले से ही दरगाह के अंदर बैठा था। अंदर जाके मैंने उससे हाथ मिलाया और उसके गले मिला, लेकिन उस दिन मुझे उससे मिलके कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने बहुत अच्छे से बातें की। साहिल ने बताया कि इस वक्त हम दरगाह की पवित्र जमीन पर खड़े हैं, इसलिए यहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। वो दरगाह गुजरात की एक बहुत ही फेमस दरगाह है, जहां लोगों से भूत प्रेतों का उतारा किया जाता है। उसके बाद हमने अंदर जाके सारी बात उस दरगाह के एक बाबा को बताई, तो उन्होंने हमारे हाथ अपने हाथ में पकड़ के आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद बताया कि हमारे ऊपर 2 लोगों ने काला जादू करवाया है और ये जादू करवाने वाले वो 2 लोग बाहर के नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे ही कोई जानने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी दोस्ती तोड़वाने के लिए तुम्हारे ऊपर जिन छुड़वाया हुआ है, जो तुम दोनों को दूर करने के लिए तुम्हें एक दूसरे की डरावनी शक्लें दिखाता है। बाबा की बात सुन के हम दोनों शॉक्ड हो गए। उनकी पूरी बात सच थी। उसके बाद बाबा ने हमें एक लाल मोली दी और कहा कि इसे अपने हाथ और गले में बांध लो और कभी भी उतरने मत देना। हमने उसी वक्त वो मोली गले में बांध ली। उसके बाद से आज तक हमारे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं। हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें पता है कि हमारे ऊपर वो जादू टोना किसने करवाया था, लेकिन बिना प्रूफ के हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा नाम जय है। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरी परवरिश तराई के एक छोटे से गांव में हुई थी और हमारे यहाँ के लोग इतने अंधविश्वासी नहीं थे, इसलिए मैं भी
भूत प्रेत जैसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था। साथ ही बताऊं कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और काठमांडू शहर के एक कैंपस में पढ़ाई कर रहा हूं। यहां मैंने कुछ अच्छे दोस्त भी बना लिए थे। ये 2019 की बात है। किसी वजह से हमारे कॉलेज में 10 दिनों की छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी। सब स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बल्कि कहीं घूमने जाने का मन था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो मेरे दोस्त भूपेन ने बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसके पहाड़ के गांव में एक नया घर बनाया है। आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में लोगों का बैकग्राउंड पूछने पर लोग अपने स्टेट का नाम बताते हैं, वैसे ही नेपाल में लोगों का बैकग्राउंड पूछने पर वो कौन से पहाड़ के कौन से गांव से बिलोंग करते हैं ये बताते हैं। तो भूपेन ने बताया कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपना घर उस पहाड़ पे बनवाया है और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां बड़े बड़े सुंदर पहाड़ हैं। उसने मुझे और युगल को अपने गांव चलने को कहा तो हम दोनों झट से तैयार हो गए। शाम तक हम उसके घर पहुंच गए और उसके पेरेंट्स से मिले। 10 दिन की छुट्टियां थी, इसलिए घूमने फिरने के लिए हमारे पास बहुत टाइम था। घर में 4 कमरे थे, एक में उसके पेरेंट्स और एक में उसका भाई रहते थे। उसका भाई उन दिनों किसी काम से शहर गया हुआ था। बाकी के दोनों कमरे खाली थे। भूपेन बोला कि हम तीनों एक ही कमरे में सोते हैं, जिससे कि रात में देर तक मस्ती कर सकें। लेकिन मुझे अकेला सोना अच्छा लगता था। साथ ही मुझे अपने लैपटॉप में एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना था, इसलिए मैंने अकेले ही सोने का फैसला किया। तो पहली ही रात के 12:30 बज गए थे। मैं अपना काम खत्म करके सोने ही वाला था, तभी उन दोनों के कमरे से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये दोनों अभी तक सोए नहीं हैं और मस्ती कर रहे हैं। लेकिन दिन भर ट्रैवल करने और प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैं सीधा सोने के लिए लेट गया और लेटते ही मेरी आंख लग गई। लेकिन फिर रात करीब 2 बजे अचानक मेरे कमरे की दीवार पे जोर से कुछ मारने की आवाज आई, जैसे कि किसी ने जोर से दीवार पे लाठी मारी हो। मैं समझ गया कि यह जरूर उन दोनों की ही शरारत है। लेकिन वो आवाज जिस दीवार से आई थी, वो दीवार उनके कमरे से जुड़ी नहीं थी, बल्कि बाहर की तरफ थी। मुझे लगा शायद मुझे वहम हुआ होगा। मैं वापस सो गया। फिर अगली सुबह मैंने उनसे कहा कि इतनी रात ये बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो? तो वो दोनों ऐसे एक्ट करने लगे जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगली रात फिर से मैं कमरे में अकेला सो रहा था कि 2 बजे के करीब फिर से धप की आवाज सुनाई दी। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जल्दी से बाहर निकला और घर के पीछे की तरफ देखने लगा। बाहर मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मुझे पक्का यकीन था कि ये वही दोनों हैं। मैं भाग के उस आवाज की तरफ गया, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तो मैंने बाहर से ही उनके कमरे की खिड़की से अंदर झांक के देखा, तो देखा कि युगल हमेशा की तरह खर्राटे लेकर सो रहा था। मुझे लगा शायद भूपेन मस्ती कर रहा होगा, इसलिए मैंने भी उनकी बंद खिड़की पे धप से हाथ मारा और जल्दी से भाग के अपने कमरे के अंदर चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो दोनों मेरे कमरे में आए और मुझे मजाक बंद करने को कहने लगे। मैं थोड़ा सा हंसा, लेकिन फिर उन्होंने जो बताया वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे कमरे से 10 बार दीवार पे हाथ मारने की आवाज सुनी और एक बार तो वो आवाज उनकी खिड़की से भी आई थी। मैंने बताया कि मैंने तो सिर्फ एक बार ही खिड़की पर हाथ मारा था, लेकिन उनको मेरी बात पे भरोसा नहीं आया और वो गुस्सा करते हुए सोने के लिए चले गए। लेकिन ये बात मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हुई। अगले दिन मैं दिन भर इसी बारे में सोचता रहा। अगली रात मैंने 1:30 बजे का अलार्म लगाया और सोने चला गया। अलार्म बजने के बाद मैं उठा और उनके कमरे के अंदर झांका।
दोनों सोए हुए थे। फिर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा और बेड पे लेट गया। लेकिन बेड पे लेटते ही मेरी खिड़की पे किसी के बहुत जोर से लाठी मारने और नाखून रगड़ने की आवाज आई। इस बार मुझे पता था कि ये उन दोनों का काम नहीं है। बाहर कोई था जो खिड़की पर मार रहा था, और ये समझ आते ही मेरा खून तो जैसे जम सा गया। मेरे बाल डर के मारे खड़े हो गए थे। लेकिन मैं भूतों पे यकीन नहीं करता था। मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि भूत सिर्फ मन का वहम होते हैं। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि ये मेरा वहम नहीं है। मैं भगवान को याद करने लगा और फिर किसी तरह हिम्मत करके जोर से बोला, भाग जा, तू जो भी है, मैं तुझसे नहीं डरता, सोने दे मुझे। अभी नहीं गया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। पता नहीं मुझ में वो हिम्मत कहां से आ गई थी, लेकिन वो जो कुछ भी था उसी वक्त वहां से भाग गया। मुझे उसके भागने की आवाज भी आई थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। कोई इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, वो भी इतनी रात को। आखिर में उस रात मैंने अपने दोस्तों के साथ ही उनके कमरे में सोने का फैसला किया। अगली सुबह मैंने ये बात अपने दोस्तों को और उसके पेरेंट्स को बताई तो उसी दिन उन्होंने गांव के एक ओझा को घर में बुला लिया और उसको सारी बात बताई। ओझा ने कहा कि आज रात वो खुद उस कमरे में सोएगा और देखेगा। रात में मेरे दोनों दोस्त तो सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोया था। और फिर ठीक रात 2 बजे ओझा को खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के मैं भी झट से उठ गया और ओझा के कमरे में चला गया। ओझा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और खुद घर से बाहर निकल के खिड़की के पास चले गए। मैंने खिड़की खोल के देखा तो देखा कि सामने वाले पेड़ पे एक बंदर जैसा कोई जानवर बैठा हुआ था। वो बिल्कुल काला था और अंधेरे में उसके दांत बहुत चमक रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो कोई बंदर है या कुछ और। ओझा उसके सामने गए और उससे बातें करने लगे। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बंदर जैसा दिखने वाला जानवर कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था, बस हंस रहा था। रात के काले अंधेरे में सिर्फ उसके मुस्कुराते हुए दांत और पल पल बाद मेरी तरफ मुड़ती हुई उसकी चमकीली आंखें ही दिख रही थी। फिर ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और वो जानवर आंख झपकते ही वहां से भाग निकला। फिर अगली सुबह ओझा ने बताया कि वो असल में एक आत्मा थी, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। नहीं तो जिस रात मैं अकेला बाहर गया था वो तभी मुझे मार सकता था। ओझा ने बताया कि असल में इस कमरे का कुछ हिस्सा उस आत्मा की कब्र के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए वो बार बार इस घर की दीवार और खिड़की पे दस्तक देता है और इस दीवार को हटाने के लिए कहता है। ओझा ने कहा कि भूपेन के परिवार को इस कमरे के अंदर पूजा करवानी होगी और इस कमरे का पूरा फर्श भी तोड़ना पड़ेगा, जिसके नीचे से उस आत्मा के कंकाल का कुछ हिस्सा मिलेगा। हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया और सच में उस कमरे की उत्तर दिशा के फर्श के नीचे कुछ इंसानी हड्डियां दबी मिली। मैं और मेरा दोस्त ये देख के हैरान रह गए। उस दिन से मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और भी बढ़ गई और कुछ हद तक आत्मा जैसी चीजों के अस्तित्व पे भी यकीन आने लगा। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इन चीजों पे आप यकीन करें या ना करें, पर अपने ईश्वर या खुदा पर जरूर आस्था रखें, क्योंकि ये आस्था ही आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत देगी और हमेशा आपकी रक्षा करेगी। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं पंजाब के फरीदकोट में रहता हूं। मैं आपको 2 सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहता हूं। इस पहली घटना के बारे में मुझे मेरी मां ने बताया था। यह आज से करीब 25 साल पहले की बात है। मेरी मां के ताऊ का एक लड़का था जिसका नाम पुष्कर है।
पुष्कर पढ़ने में बहुत अच्छा था और उन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। इसलिए उसके पापा ने गांव से दूर एक दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, जहां वो एक किराए के कमरे में रहता था। वो एक 2 मंजिला घर था, जिसके नीचे वाली मंजिल पर मकान मालिक और ऊपर वाले फ्लोर पर पुष्कर अपने गांव के ही एक दोस्त अजय के साथ रहता था। वो दोनों उसी कमरे में दिन भर पढ़ाई करते थे। खाना बनाने के लिए उन्होंने कमरे में ही एक स्टोव भी रखा हुआ था। तो एक दिन सुबह सुबह 5 बजे के करीब पुष्कर अचानक अपने घर आ गया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। सबने उससे पूछा भी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन बाद में जब पुष्कर की दादी ने उससे अकेले में पूछा तो उसने उनको सारी बात बताई। उसने बताया कि कल उसका दोस्त अजय किसी काम से अपने गांव चला गया था। वो बोल के गया था कि वो कल सुबह सुबह ही वापस आ जाएगा। साथ ही उस दिन घर का मालिक भी अपने किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था। पुष्कर पूरे घर में अकेला था और रात में पढ़ाई करते करते वो सो गया। पुष्कर सो ही रहा था कि किसी ने उसको आवाज दी, पुष्कर चल खड़ा हो, 5 कप चाय बना दे, 1 कप तू भी पी लियो। पुष्कर नींद में था। उसको लगा कि अजय वापस आ गया है, तो वो नींद में ही बोला, अजय दूध नहीं है यार, तू अभी सो जा, सफर से आया है, जब दूध आएगा तो तेरे लिए चाय बना दूंगा। तो अजय बोला, चल मैं दूध लेकर आता हूं, तू तब तक स्टोव जला। तो पुष्कर नींद में ही उठा और उठ के स्टोव जलाने लगा। स्टोव जलाने में थोड़ा टाइम लगता था। तो पुष्कर स्टोव जला ही रहा था कि इतने में अजय वापस आ गया। बोला, लो ये लो दूध। पुष्कर ने दूध लेने के लिए उस तरफ देखा तो देखा कि वो अजय नहीं था, बल्कि सिर्फ एक हाथ था जो कि हवा में ही जग को पकड़े हुए था। जग में जो दूध था उसमें झाग भी थे, जिसका मतलब था कि ये बिल्कुल ताजा दूध है। ये देखकर पुष्कर बहुत डर गया और गलती से उस जग को लात मार के गिरा दिया। सारा दूध गिर गया। ये देख के एक आदमी उसके सामने आया और गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैंने तुझे सिर्फ चाय बनाने को कहा था, जिसमें से तू भी पी लेता, लेकिन तूने ये ठीक नहीं किया। अब देख मैं क्या करता हूं। और इतना कह के वो आदमी वहां से गायब हो गया। पुष्कर उसी वक्त वहां से भाग के सीधा अपने घर वापस आ गया। उसकी बात जब घर वालों को पता चली तो सब लोग बहुत डर गए। वो लोग उसी दिन उसको एक बाबा के पास भी लेकर गए, लेकिन वो बाबा कुछ नहीं कर पाया। अगले ही दिन उसको तेज बुखार आ गया था। तो घर के सब बड़े लोग मिलके उसको मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर लेकर गए। ये मंदिर राजस्थान में है और यहां बच्चे नहीं जा सकते। मंदिर में शाम को आरती होती है और प्रेतराज, जिसमें प्रेतराज आता है, वो पहले बालाजी की पूजा करता है और फिर लोगों से भूत उतारता है। बताते हैं कि उस प्रेतराज से ज्यादा ताकतवर और कोई भी जिन या भूत नहीं है। अगर कभी प्रेतराज से ज्यादा ताकतवर कोई आ भी जाता है तो खुद बालाजी आकर उसे बचाते हैं। ये सब कैसे होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया, पर सुना है कि प्रेतराज बालाजी की मूर्ति के पीछे होता है और वहीं से सवाल करता है। पुष्कर को वहां लेकर गए तो पता चला कि वो एक जिन था जो अपनी 3 बीवियों के साथ उसी घर में रहता था। घर का मालिक भी उस जिन के बारे में जानता था और उस जिन की जरूरत की चीजें पूरी करता था। बदले में वो जिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे और दूसरी चीजों में भी उसकी मदद करते थे। प्रेतराज के कहने पर वो जिन पुष्कर को छोड़ के वहां से चला तो गया, लेकिन उसने कहा था कि अगर इसने कभी भी मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं इसके शरीर में फिर से आ जाऊंगा। प्रेतराज ने यह भी बताया कि इस जिन की उम्र ज्यादा नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद पुष्कर को
कुछ दिन बुखार रहा, लेकिन फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज इन बातों को बीते 25-26 साल हो चुके हैं। मेरी माँ ने बताया कि अब पुष्कर बिल्कुल ठीक है और जयपुर में रहता है, और अब वो किसी को इस बारे में बताता भी है तो उसे कुछ नहीं होता। शायद उस जिन और उसकी बीवी की उम्र पूरी हो गई है। ये अगला इंसिडेंट जो मैं बता रहा हूं, ये मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ था। जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि मेरा गण नीचे का है, जिससे कोई भी बुरी ताकत मेरे ऊपर जल्दी ही हावी हो जाती है। तो एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ अमृतसर जाने का प्लान बनाया था। उन दिनों कोरोना कुछ थम सा गया था, तो अमृतसर पहुंच के हम जिस होटल में रुके थे, वहां देश भर से लोग आए हुए थे। उस होटल का मैनेजर भी मेरे एक दोस्त हरदीप का रिश्तेदार था, जिससे हमें अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया था। सब कुछ अच्छा था। रात में हम सब एक ही रूम में सो रहे थे। उस रात बाहर तेज तूफान भी आ रहा था, और सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने दोबारा सोने की कोशिश भी की, लेकिन सो नहीं पाया, क्योंकि बाहर बिजली गरजे जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत हुई, तो मैंने लाइट जलाई तो पता चला कि लाइट भी नहीं आ रही थी। इतना बड़ा होटल और लाइट भी नहीं। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे पता था वॉशरूम किस तरफ है, तो मैं अंदाजे से ही वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम के अंदर दोनों तरफ टॉयलेट लगे थे। दोनों तरफ 5-5 टॉयलेट आपस में चिपक के बनाए हुए थे, जिनके ऊपर की छत खुली हुई थी। पहला टॉयलेट बंद था, दूसरा टॉयलेट भी बंद था, लेकिन तीसरा टॉयलेट खुला था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधा अंदर घुस गया। मुझे तेज प्रेशर लगा था। अंदर बैठे बैठे मैं टॉयलेट के अंदर लगी चीजों को देख रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। वॉशरूम के ऊपर एक स्क्वायर शेप की लाइट लगी हुई थी, जो अभी बंद थी। उसके सेंटर में एक बल्ब भी लगा था, जो थोड़ा सा लाल रंग का गोल आकार में चमक रहा था, जिसमें एक लड़ी जैसी भी कुछ लगी थी, जो नीचे लटक रही थी और मेरे सिर को छू रही थी। ये सब मैंने अंधेरे में ही अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। टॉयलेट कर ही रहा था कि मुझे दरवाजे की दूसरी तरफ से बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। ये किसी बुजुर्ग औरत की आवाज थी, जो मराठी में कुछ बोल रही थी। मराठी लैंग्वेज को मैं पहचान तो लेता हूं, पर मुझे समझ नहीं आती। उस औरत की आवाज सुन के मैंने आवाज दी, रुकिए, मैं अभी अंदर हूं। पर आवाज देने पर भी वो नहीं गई। वो बार बार बस एक ही वर्ड बोले जा रही थी, तुझेवर। मुझे बहुत अजीब लगा। कुछ देर बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। मैं भी बाथरूम से निकल के अपने रूम में जाके सो गया। अगली सुबह मैंने काउंटर पे बैठे एक आदमी से इस वर्ड का मतलब पूछा, तो उसने बताया कि इस मराठी वर्ड का मतलब होता है तेरे ऊपर। यह सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे ऊपर? मेरे ऊपर क्या? शायद वो औरत ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं फिर से टॉयलेट गया, तो मैंने नोटिस किया कि कल रात वाली टॉयलेट सीट के ऊपर तो कोई लाइट थी ही नहीं। तो फिर कल रात जो चीज मेरे ऊपर लटक रही थी और मेरे सर को भी टच कर रही थी, वो क्या थी? मैं बहुत डर गया। हम सब उसी दिन फरीदकोट वापस आ गए। मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो पहले तो किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में उनको भी मेरी बात पर यकीन हो गया। ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट था, क्योंकि उस रात मेरे सर के ऊपर से कोई लाइट नहीं, बल्कि कोई और ही चीज थी जो मेरे सिर को छू रही थी। ये कहानी बिल्कुल सच है, और इसको याद करके मैं आज भी रात में सो नहीं पाता। मेरा नाम रवि है और मैं एमपी के एक छोटे से टाउन का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये तब की है जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था।
जिस जगह हम लोग रहते थे वो हमारा खुद का घर नहीं था, हम लोग रेंट पे रहते थे। जब हम लोग नए नए उस घर में आए थे तभी से मुझे वहां अच्छा नहीं लगता था। मतलब एक सूनापन और अजीब सी मनहूसियत थी उस घर में। शुरुआती दिनों में तो कुछ भी खास नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन हमारे पड़ोस की एक आंटी की डेथ हो गई। उनकी डेथ शाम के टाइम हुई थी, इसलिए अंतिम संस्कार अगले ही दिन हो सकता था। तो उन्होंने उनकी डेड बॉडी को बड़ी बड़ी बर्फ के ऊपर रखा हुआ था, और जिस जगह उन्होंने उनकी डेड बॉडी को रखा था वो हमारी खिड़की के बिल्कुल सामने थी, और उनकी डेड बॉडी हमारे घर से साफ दिखाई दे रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन तो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन मम्मी पापा साथ थे तो ज्यादा डर नहीं लग रहा था। वो सीन मेरी आंखों में जैसे छप सा गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उस बारे में भूल गया। फिर कुछ दिनों बाद एक रात हम सब लोग घर में सो रहे थे। रात के लगभग 1 बजे मैं टॉयलेट के लिए उठा। बाकी सब सो रहे थे, तो मैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए अकेला ही बाहर निकल गया। हमारा टॉयलेट ऊपर छत की बैल्कनी में बना था। मैं ऊपर जाने लगा। सीढ़ियों पर अंधेरा था। फिर जब मैं टॉयलेट के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि साड़ी जैसी कोई चीज दरवाजे पे लटक रही थी, लेकिन अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं डरते डरते उसके पास गया तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने देखा कि एक औरत जिसके बाल खुले बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल काली थी, चेहरा जला हुआ था, वो वहां खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर तो जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। मैं अपने घर वालों को याद करने लगा और फिर किसी तरह हिम्मत जुटा के नीचे भाग के गया। नीचे जाके मैं चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। लेकिन अगले ही दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने 6-7 डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैं बहुत ही कमजोर हो गया था। फिर एक दिन मेरे पापा के एक फ्रेंड ने बताया कि अपने शहर से थोड़ी दूर एक बाबा रहते हैं, इसे उन बाबा के पास लेकर जाओ। पहले तो पापा नहीं माने, क्योंकि वो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन मम्मी के कहने पर पापा मान गए। फिर जब हम लोग बाबा के यहाँ गए और उनको सारी बात बताई कि कैसे इतने दिनों से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो बाबा ने मुझे देखते ही बता दिया कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक चुड़ैल की बुरी नजर पड़ गई है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, इसीलिए वो धीरे धीरे इसका खून पी रही है। यह सुनकर मेरी मम्मी रोने लगी और पापा भी परेशान हो गए। बाबा बोले डरने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेकर गए और मंत्र पढ़ते हुए एक धागा मेरे हाथ में बांध दिया और फिर कुछ झाड़ फूंक करने के बाद मुझे प्रसाद दिया। बाबा बोले कि अब वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने बताया कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वो ही पड़ोस वाली आंटी थी, जिसकी डेड बॉडी हमारी खिड़की के दूसरी तरफ रखी थी। उसके बाद अगले 3-4 दिनों में ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और अगले कुछ ही दिनों में हम लोगों ने वो घर भी खाली कर दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। मेरा नाम राज है। मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले का रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी। वो गर्मियों के दिन थे। एक दिन मैं सुबह सुबह अपने चाचा के यहाँ उनका कंप्यूटर ठीक करने गया था, लेकिन कंप्यूटर ठीक करते हुए ही पता नहीं कैसे मुझे अचानक करंट लग गया। झटका ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए मैं बच गया। उसके बाद मैंने उनका कंप्यूटर ठीक कर दिया और कंप्यूटर ठीक होने के बाद
चाचा ने उसमें एक डोली चली, एक अर्थी चली वाला गाना चला दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उस गाने को सुन के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। फिर मैं दोपहर 12 बजे तक अपने घर वापस आ गया। वापस आके मैं बाथरूम में नहा ही रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम में एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। वो देखकर तो मैं डर के मारे बिल्कुल सहम गया और उसी वक्त बाथरूम से बाहर भाग गया। मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया था। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे हर वक्त इतना डर लगने लगा कि मैं अंधेरे में एक पल भी नहीं रह सकता था, ना ही रात में अकेला सो सकता था। हर वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है। फिर एक दिन नवरात्रि के टाइम पे हमारे पड़ोसी के घर में एक लड़की आई हुई थी। उस लड़की के ऊपर माता आती थी। मेरे घर वाले मुझे उसके पास लेकर गए तो उसने बताया कि ये लड़का भूतों की सवारी में आ गया था और इसको ठीक करने के लिए इसे तुम्हें मेरे यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम उनके घर पे, जो कि हमारे गांव से 200 किलोमीटर दूर था, वहां पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन आज भी कई बार रात में मेरी नींद अचानक ठीक 2 बजे खुल जाती है। कई बार तो भरी गर्मी में भी मुझे रात में तेज ठंड लगने लगती है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आती हैं। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरा नाम सार्थक है। मैं यूपी के माधोगंज नाम के एक कस्बे में रहता हूं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना मेरे भाई के साथ घटी थी। ये करीब 1 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था। तो एक दिन मेरा भाई अपने एक दोस्त के साथ हमारे यहाँ के एक हिस्टोरिकल प्लेस, जिसका नाम रूया घड़ी है, वहां घूमने गया था। बताते हैं कि ये जगह बहुत पुरानी है और रहस्यों से भरी पड़ी है। इस जगह पर एक कुआं है जिसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात भरे हैं। बताते हैं कि पुराने समय में एक बार चोरों को इस खजाने के बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं में से वो सोना चांदी बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकालते ही वो सब कुछ मिट्टी बन चुका था। वहां की मिट्टी में अभी भी लालपन और मटकों के टुकड़े पड़े हुए हैं। उस जगह के बाहर ही एक माता का मंदिर है जिसको मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। तो हुआ ऐसा था कि मेरे भाई को फोटो खींचने का बहुत शौक है। उस दिन वो दोनों अपनी बाइक से उस जगह पहुंचने वाले थे, लेकिन मेरा भाई वहां जल्दी पहुंच गया। उसका दोस्त तब तक नहीं पहुंचा था। तो मेरा भाई वहां अकेला खड़ा ही था कि तभी एक औरत बिल्कुल उसके पास से निकली और उस घड़ी के अंदर चली गई। उस वक्त तो उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि आसपास और भी कई सारी औरतें वहां लकड़ियां बीन रही थी। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि नीचे जमीन पर जो पैरों के निशान थे वो अंदर जाने के नहीं बल्कि बाहर जाने के थे, जबकि वहां से तो कोई बाहर गया ही नहीं था। वो उसी वक्त समझ गया कि वो औरत जो अभी अभी अंदर गई थी उसके पैर उल्टे थे और वो कोई औरत नहीं बल्कि पक्का कोई चुड़ैल थी। तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आई तो उसने बताया कि उसकी बाइक का टायर फंस गया है और आसपास कोई भी नहीं है। वो मेरे भाई को अपने पास बुला रहा था मदद के लिए। मेरा भाई पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो उसी वक्त वहां से बाइक लेके निकल गया और अपने दोस्त के पास पहुंच गया। उसके बाद उसने ये बात अपने दोस्त को बताई और फिर घर आके मम्मी को भी बताया। मम्मी बोली कि तुम्हारी रक्षा तुम्हारे गले में लटके इस हनुमान जी के लॉकेट ने और तुलसी की माला ने की है। इस घटना के बाद मेरी मम्मी ने उसे बालाजी का एक और लॉकेट पहना दिया। इस तरह के भूत, आत्माएं वगैरह शायद हमेशा गलत नहीं होते। हो सकता है उस दिन वो चुड़ैल उसे यही बताना चाहती हो कि तू यहां से भाग जा, नहीं तो कोई बुरी शक्ति
तुझ पे हावी हो जाएगी। मेरा नाम ऋषभ है। मैं झारखंड के देवघर जिले का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने दादा के साथ घटी एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरे दादा किसी काम से शहर गए हुए थे। गांव से जाते हुए दादी ने दादा से कहा कि आते हुए शहर से मटन ले आना। तो शाम को जब दादाजी का काम खत्म हुआ तो उन्होंने एक दुकान से मटन खरीदा और साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे अपने गांव वापस आने लगे। शहर से गांव आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते पे एक शमशान घाट पड़ता था। तो दादाजी जब उस शमशान घाट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ठीक उस शमशान की दीवार के साथ बैठा था। वो देखते ही दादाजी समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। इसलिए दादाजी उसकी तरफ ना देखते हुए सीधा आगे बढ़ गए। लेकिन उस आदमी के सामने से निकलते ही उसने पीछे से दादाजी को आवाज दी, ओए रुक जा और थैले में जो तूने ले रखा है उसे यहीं छोड़ जा। लेकिन ये सुनते ही दादाजी ने फुल स्पीड में अपनी साइकिल भगा दी। लेकिन तभी अचानक दादाजी के सामने एक कुत्ता आ गया, जिसकी वजह से दादाजी को अचानक ब्रेक मारनी पड़ी। दादाजी फुल स्पीड में थे, इसलिए अचानक ब्रेक मारने से साइकिल का टायर फिसल गया और दादाजी नीचे जा गिरे। उस वक्त दादाजी इतना डर गए थे कि उठते ही साइकिल वहीं छोड़ के वहां से भागने लगे और सामने एक मंदिर के अंदर जाके घुस गए। मंदिर से ही दादाजी ने देखा कि वो काला कुत्ता उनके मीट वाले थैले के पास आया और उसको उठा के वहां से भाग गया। उस वक्त दादाजी इतना डर गए थे कि पूरी रात मंदिर में ही छुपे रहे और फिर सुबह होने पर अपनी साइकिल के पास गए और वहां से घर चले गए। इस घटना के बाद दादाजी कई दिनों तक बीमार रहे थे।